जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड का जो परिणाम है वो आरपीएससी के द्वारा लगातार जारी किया जा रहा है। संस्कृत का जारी कर दिया है, आज विज्ञान विषय का भी जारी हो गया। तो इस क्रम में रिजल्ट है वो आते रहेंगे। साथ ही साथ दस्तावेज सत्यापन का काम भी आरपीएससी अजमेर ने शुरू कर दिया है। 10 तारीख से संस्कृत विषय का जो दस्तावेज सत्यापन है वो होना है। आज इस वीडियो के माध्यम से सेकंड ग्रेड के अंदर जो भी दस्तावेज सत्यापन हो रहा है सभी विषयों का हम कवर कर लेंगे। आप कोई भी विषय से हो तो एक बार ये वीडियो पूर्ण जरूर देख लें। इसमें आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, विस्तृत आवेदन पत्र है, वो सभी सारी चीजें जैसे शपथ पत्र है, सारी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको पूर्ण डिटेल के साथ इसमें आपको बता दूंगा। चाहे आप संस्कृत विषय से हो, विज्ञान से हो, ज्योग्राफी से हो, जिस भी विषय से आप आते हो, वीडियो को जरूर देखना है। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद में कहीं पे किसी भी सोर्स की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसमें हम पूर्ण सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने तक सारी चीजों पे हम चर्चा कर लेंगे। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में आपके अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हो। जैसा कि आपको पता है, मैंने रीट के अंदर जो भी दस्तावेज सत्यापन रहा उनमें सारी चीजें मैंने उपलब्ध करवाई थी और सभी का दस्तावेज सत्यापन अच्छा हुआ है। उसी प्रकार आपको भी कोई परेशानी नहीं हो, इस संबंध में मैं आपको ये वीडियो है वो प्रोवाइड करवा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि जब भी आपका जो संस्कृत का जो शुरू हो रहा है पहले, क्योंकि उसमें सारी चीजें हमें मिल गई, अब अलग अलग विषय के जो है वो दस्तावेज सत्यापन तो सेम होना है क्योंकि सेकंड ग्रेड की भर्ती है तो इसमें सारी चीजें क्या होती है, सेम रहती है। तो अब बात करें, देखो हम इसमें ये जो विस्तृत आवेदन पत्र है वो डाउनलोड कहां से होगा, जो आपका अलॉटमेंट लेटर जो जारी होता है, अलॉटमेंट लेटर जैसे ही आप डाउनलोड करोगे वहां पे आपको ये सारी चीजें हैं वो डाउनलोड है वो हो जाएगी। क्योंकि इसमें आरपीएससी क्या करता है, अलग से उपलब्ध नहीं करवाता। जैसे रीट के अंदर उपलब्ध करवाई जाती है, चेकलिस्ट है, अटेस्टेशन फॉर्म है, वो अलग से डाल देता है सभी के लिए। लेकिन आरपीएससी क्या करता है कि जो भी पर्टिकुलर जिनका सिलेक्शन हुआ है वो अपने रोल नंबर और डीओबी जैसे ही डालेंगे उसके बाद में सारे परिपत्र डाउनलोड हो जाते हैं, वो सारे फिलअप आपको करने होते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले दिया गया 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर इसमें दिया गया है। आपको क्या करना है, जो भी आपका यहां आपके नजदीकी जो भी पोस्ट ऑफिस होता है या कहीं से भी आपको जहां पे भी आपके पोस्ट ऑफिस है वहां से जाकर के 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर है वो आपको लेकर के आना है, वो इसमें आपको चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, हम शुरू से बात कर लेते हैं, एक एक चीजों में आराम से वीडियो बैठ के देख लेना क्योंकि जल्दीबाजी में वो चीजें हैं वो छूट जाती है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन चीजें हैं वो मैं सारी बता दूंगा। ये होगी। उसके बाद में इसमें यह भी कहा गया कि आयोग को आप नगद राशि भी दे सकते हो, किसी कारणवश अगर आप पोस्टल ऑर्डर नहीं ले पाओ तो नगद राशि भी दे सकते हो। बाकी आप 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर कहीं पे मिल जाएगा, जो मिलेगा कहां पर, पोस्ट ऑफिस में मिलेगा और आराम से किसी कोई भी लेके आ सकता है, आपको खुद को जाना जरूरी नहीं है। जैसे कोई भी आपका भाई लेके आ सकता है, आपके पापा लेके आ सकते हैं, आपका दोस्त लेके आ सकता है, उसमें खुद को जाना जरूरी नहीं हो। ठीक है, उसके बाद में आवेदन पत्र है वो स्वयं को भरना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से भरना है। ठीक है, अब हम जो हमारे ध्यान करने वाली जो चीजें उस पे हम चले जाते हैं। इसमें सारी चीजें हैं वो डिटेल है वो दी हुई है यहाँ पे, और मैं जो चीजें हमें पता होनी चाहिए वो चीज हम देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले बात आती है, देखो एक तो होता है चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा। अब चरित्र प्रमाण पत्र कहां मिलेगा, जो भी आपकी अंतिम शिक्षण संस्था जो रही है, जैसे आपने लास्ट में बीएड किया है या लास्ट में आपने क्या किया है, एमएससी किया है, एमकॉम आपने किया है या आपने एमए किया है, तो वो उस संस्था का आपको क्या चाहिएगा, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएगा। क्योंकि आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो तो सीधी सी बात है सभी की स्नातक हो जाती है, बीएड भी हो जाती है और लगभग की क्या हो जाती है, जो आपकी स्नातक के बाद में जो डिग्री होती है पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो जो भी आपका लास्ट कॉलेज जो रहा है उसका आपको चाहिएगा चरित्र प्रमाण पत्र, जो भी आपको मिले वो यहाँ पे उसको लगाना है। ठीक है, अब बात ये हो गई। उसके बाद में देखो जो पहले से कोई कर्मचारी जो है, पहले से जो कोई भी आप राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद पे हो या आप सेंट्रल लेवल पे हो तो आपको क्या चाहिएगा, चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको नहीं होगी। ठीक है, अब बात आती है जाति प्रमाण पत्र की। तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर इन्होंने कहा है कि जाति प्रमाण पत्र जो है आपको किसके लिए चाहिए, एससी एसटी ओबीसी। ठीक है, इनके लिए क्या चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। और जाति प्रमाण पत्र के लिए इन्होंने नियम बताया है कि जो आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पूर्व का होना चाहिए और नवीनतम जारी आपका होना चाहिए। मतलब क्या है इनका कि जब भी जो फॉर्म आपके भरे गए उससे अंतिम तिथि का पहले का। अब मतलब ज्यादा अगर बीच में समय चला गया, जैसे 1 साल का होता है ओबीसी का, इस प्रकार से। बाकी एससी और एसटी का जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपका वैलिड रहता है हमेशा, चाहे 2015, 16, 17 कभी का हो। लेकिन ओबीसी के लिए खास करके 1 साल का क्राइटेरिया होता है, तो उसमें आपको क्या करना है, जिनके भी जाति प्रमाण पत्र पुराना है तो बहुत बढ़िया, और जिनके पास में नहीं है वो अपना नया जाति प्रमाण पत्र भी आप बनवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें साफ लिखा है अंतिम दिनांक के पूर्व और नवीनतम जारी हुआ होना चाहिए। अब जिनके पास नवीनतम जारी होगा उनके लिए शपथ पत्र वगैरह है वो वहां पे लिखवा लेंगे या हम नीचे बातें कर लेंगे। ठीक है,
अब जाति प्रमाण पत्र किससे जारी हुए होना चाहिए? अब ये 4 चीज इसमें आपको दे रखी है, इनसे ही जाति प्रमाण पत्र आपका जारी हुआ होना चाहिए। अब उसके बाद में देखो यहां पे लिखा है कि सभी आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र। अब जो भी विवाहित महिलाएं हैं उनको क्या करना है कि अपने पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, ना कि आपके पति के। तो जो भी विवाहित महिलाएं हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम से ही बनवा ले, अगर नहीं है तो नया बनवा ले, वही आपका मान्य होगा। पति के नाम से अगर बनवाओगे तो आपको जनरल कैटेगरी में वो शामिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो जो आवेदक पिछड़ा वर्ग के हैं वो उक्त अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और निवास स्थान एवं क्रीमिलियर या नॉन क्रीमिलियर की प्रविष्टि निर्धारित प्रपत्र पर सही सही एवं पूर्ण भरी हुई होनी चाहिए, वो उसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद पिछड़ा वर्ग हेतु प्रमाण पत्र है वो नवीनतम होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए? नवीनतम, अभी का बना हुआ होना चाहिए। और आवेदक को आवेदन की अंतिम तिथि तक संबंध वर्ग में होना चाहिए, मतलब पहले का आपको कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए, जैसे पुराना जाति प्रमाण पत्र आपका जब जिस टाइम आपने आवेदन किया था कि भाई ये मेरा है, या शपथ पत्र चल जाएगा। उसके बाद में आती है देखो आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र सभी को अपने पिता या माता के नाम से ही क्या करवाना है? आय प्रमाण पत्र बनवाना है। जो भी आप, चाहे तो विवाहित महिलाएं, चाहे आप नॉर्मल जो भी आप बॉयज हो या गर्ल्स हो, जो भी हो, सभी को किस नाम से बनवाने? अपने पेरेंट्स के नाम से बनवाने हैं, जिसमें माता और पिता दोनों में से जो भी हो चलेगा। अब जिनके पिता नहीं होते वो अपने माता के नाम से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र किसके नाम से? माता पिता के नाम से। जाति प्रमाण पत्र भी माता पिता के हिसाब से ही बनेगा, जो भी आपका एड्रेस है वहीं से बनेगा, पति के नाम का नहीं चलेगा। और आपका नवीनतम भी यहाँ पे क्या होगा? जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। उसके बाद में ये जो डिसेबिलिटी वाला जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास है, होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपने कहीं पे भी पहले और कहीं काम किया और किया तो वो अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पे संलग्न कर सकते हो। अब जो भी विवाहित हैं वो अपना जो विवाह जो प्रमाण पत्र है वो जरूर यहाँ पे आपको अटैच करना है। इसमें मैं बता दूंगा किस प्रकार से करना है। साथ ही साथ जो तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनको भी अपनी डिग्री यहाँ पे अटैच करनी है। और जो विधवा जो महिलाएं हैं उनको अपना जो डेथ सर्टिफिकेट अपने पति का, और उसमें उनका क्या होना चाहिए? खुद का साथ में नाम होना चाहिए। और जिनके नाम साथ में नहीं है तो वो अपने पिता जो पति जो है उनका किसी डॉक्यूमेंट में नाम है, जैसे आधार कार्ड में पति के साथ में नाम है या जन आधार में किसी में, वो दोनों साथ लगा देना, वो मान्य कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो सेवारत अभ्यर्थी जो भी पहले से लगे हैं उनको क्या चाहिए? एनओसी प्रमाण पत्र चाहिए। तो जो भी पहले से नौकरी नहीं कर रहे उनके लिए नहीं, केवल जो पहले से नौकरी करे उनके लिए एनओसी चाहिए अपने विभाग से, ठीक है। और उसके बाद में ये सारी चीजें दी हुई हैं, ये आप पढ़ लेना। अब इसमें मैं आपको फॉर्म बता देता हूं किस प्रकार से भरना है, ठीक है। अब ये लगाना है यहाँ पे आवेदन प्राप्ति की तिथि, यह कार्यालय है वो खुद भरेंगे, आपको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है, खाली छोड़ना है, ये दोनों चीजें। यहाँ पे आपको क्या करना है? 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर यहाँ पे चिपकाना है। और किसके नाम से? आपको जो पोस्टल ऑर्डर 50 रुपए का मिलेगा मैं ग्रुप में उपलब्ध करवा दूंगा। उसमें क्या लिखना है? उसमें सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के नाम से, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवा दूंगा और अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी सेक्शन में भी डाल दूंगा। यहाँ पे आपका फोटो नवीनतम होना चाहिए, आवेदन भरने के बाद का होना चाहिए या आवेदन भरने के बाद का कंफर्म होना चाहिए, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ था। तो आवेदन के बाद का आपका नवीनतम फोटो होना चाहिए, ठीक है। और वहां पे हस्ताक्षर भी यहाँ पे इस पर करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके रोल नंबर आ जाएंगे, जो भी आपके रोल नंबर है, एडमिट कार्ड में आपके रोल नंबर थे जब आप एग्जाम देके आए थे। यहाँ पे आवेदन पत्र क्रमांक, जो भी ऑनलाइन आवेदन आपने किया था उसमें जो आपने शुरुआत में ई मित्र से ऑनलाइन आवेदन किया था ना, जब आपने परीक्षा लगी थी, तो उस टाइम वाले यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे। मेरिट क्रमांक आपको खाली छोड़ने, क्योंकि मेरिट अभी जारी नहीं हुई है, ये अंतिम परिणाम जारी होता है तब होता है। पोस्टल ऑर्डर के यहाँ पे नंबर आप लिख सकते हो, उसमें क्या नंबर है वो लिख सकते हो, ठीक है। विज्ञापन संख्या, जो आपकी जो विज्ञप्ति है उसकी संख्या आपको अलग से मैं बता दूंगा, या आपने जो भी एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए 2022 का विज्ञापन है, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। पद कोड और क्रमांक संख्या भी आपको अलग से मैं बता दूंगा, या आप खाली छोड़ के ले जा सकते हो, या मैं ग्रुप में आपको इसमें परफॉर्मा आपको बता दूंगा, ठीक है। पद का नाम आ जाएगा आपका जो सेकंड ग्रेड है इसमें, और यहाँ पे आ जाएगा विभाग का नाम आ जाएगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड, ठीक है। अब आपका आरक्षण आपको चाहिए, तो किस कैटेगरी से आरक्षण आपको चाहिए? जैसे आप सामान्य कैटेगरी से हो तो यहाँ पे करना है, हाँ लिख सकते हो आप, या सामान्य लिख सकते हो। यहाँ पे आपका पिछड़े वर्ग से आते हो या अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भरनी है, हाथ से पेन से लिखना है। मूल निवास के संबंध में और जन्म स्थान के बारे में, ये मूल निवास जो आपका मूल निवास जो बना हुआ है ना, उसकी डिटेल भरनी है कि मूल निवास किस राज्य का। जैसे सबका लगभग राजस्थान से हो तो यहाँ पे राजस्थान आ जाएगा, कौन से जिले से आप आते हो वो आ जाएगा, यहाँ पे आपकी तहसील आ जाएगी, और यहाँ पे आपकी अन्य, अगर आपने कुछ इसके बारे में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो।
जन्म स्थान, जैसे देखो कोई दूसरी तहसील में होता है, जैसे कोई पहले अपने गांव में होता है, उसके बाद में सिटी में आ जाता है, तो तहसील वगैरह भी चेंज हो जाती है, या गांव या शहर चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे आप अपनी पूर्ण डिटेल लिख सकते हो कि मेरा जन्म वहां पे हुआ था और मेरा जो मूल निवास है अब यहाँ का है। ठीक है, उसके बाद में देखो इसमें लिखा है अतिरिक्त विशेष श्रेणी आवैधिक संबंधित में कॉलम में हाँ अंकित करें, शेष कॉलम में एक्स का चिन्ह अंकित करें। अब जो विशेष श्रेणी से जो आते हैं, जैसे महिला है वो अविवाहित है, तो इसमें क्या भर सकते हो, एक्स भर सकते हो, और जो विवाहित है वो यहाँ पे क्या भर दे, एक्स भर दे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, हाँ लिख देंगे। ठीक है, और जो विवाहित नहीं है वो क्या कर देंगे, यहाँ पे हाँ कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स भर देंगे। बाकी जो भी आपकी कैटेगरी है वो उनको हाँ लिखना है, बाकी में एक्स भरना। अब सेवारत कर्मचारी जो पहले से सेवा में लगे हुए हैं सरकारी सेवा में, उनको क्या लिखना है, राज्य सेवा कर्मचारी, पंचायती राज या सार्वजनिक निगम कहां पे हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में आएगा आपका नाम, आप हिंदी में लिखना है, आपको अपना नाम जो भी आपका नाम है हिंदी में लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, अंग्रेजी में आपको नाम है लिखना है। पिता का नाम आ जाएगा आपके, यहाँ पे आपके माताजी का नाम आ जाएगा। अब जो विवाहित है उनको भी पिता का नाम ही यहाँ पे लिखना है। यहाँ आवेदक की जन्म तिथि आ जाएगी, जो भी आपकी एक्चुअल जो बर्थ जो डेट है ना वो यहाँ पे आ जाएगी डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे आ जाएगी विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु यहाँ पे आपको भरनी है। जो भी विज्ञप्ति में दी है ना, 1 जुलाई से आपको काउंट करेंगे, तो वो यहाँ पे आपको लिखनी है कि आयु कितनी हो रही है। ठीक है, नागरिकता लगभग सभी की भारतीय, तो यहाँ पे भारतीय लिखना है, और आपका धर्म आ जाएगा, जो भी हिंदू है वो हिंदू लिख सकते हैं, मुस्लिम है वो मुस्लिम लिख सकते हैं, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ पे लिख देना है हिंदी में, या इंग्लिश में लिखो तो इंग्लिश में लिख सकते हो। उसके बाद में विवाहित स्थिति आपको दोबारा भरनी है, यहाँ पे अविवाहित हो तो अविवाहित हाँ कर देना, विवाहित हो तो हाँ कर देना। ठीक है, या विधवा हो तो यहाँ कर सकते हो, या आप तलाकशुदा हो तो यहाँ कर सकते हो, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ लिखें। और उसके बाद जो विवाह के लिए जो विवरण है, जैसे अपनी पत्नी का नाम या पति का नाम, ठीक है, विवाह की तिथि यहाँ पे लिखनी है, विवाह का स्थान कौन से स्थान पे विवाह हुआ, पंजीयन संख्या क्या है, पंजीयन का स्थान कौन सा है जहां पे आपने पंजीकरण करवाया अपने विवाह सर्टिफिकेट को, और पंजीयन अधिकारी का नाम आपके सर्टिफिकेट में मिल जाएगा विवाह पंजीयन में। ठीक है, और ये केवल उन्हीं के लिए जो विवाहित है। ठीक है, उसके बाद जो विवाहित है उनके संतान होगी, अगर है तो, नहीं है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 आप इसमें कर सकते हो। अब विवाहित होने की स्थिति में और आपके संतान है तो यहाँ पे आप अपने जो भी संतान है उनके बारे में डिटेल भर सकते हो, पुत्र या पुत्री का नाम आ जाएगा, जन्म दिनांक आ जाएगी। कुल संतान की संख्या 1/6/2002 से पूरे, मतलब 2002 से पूरे आपकी कितनी संतान थी, और उसके बाद में आपके कितने संतान। पत्र व्यवहार का पता, आप जहां पे भी रहते हो वो आप अपना एड्रेस लिख सकते हो, जो आपके आधार कार्ड में वो आप लिख दें। स्थायी निवास का पता भी आप दोनों सेम भी लिख सकते हो, या आप किसी दूसरे जगह रहते हो तो आप यहाँ पे तो वो करंट वाला एड्रेस भर देना, और यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट में है वो एड्रेस भर देना, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा इश्यू नहीं है। अब बात आती है शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में, तो शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में मैं बता देता हूं कि 10वीं की आपको मार्कशीट चाहिएगी, साथ ही साथ उसका क्या चाहिएगा आपको, प्रमाण पत्र पे। यहां पे एक बार केवल क्या भरनी है, डिटेल। तो हाई सेकेंडरी, मैट्रिक, हाई स्कूल या सेकेंडरी, तो यहां पे आपको क्या भरना है, 10वीं क्लास में आपके कुल कितने नंबर आपके एग्जाम में आए और कुल कितने नंबर का पेपर था वो भरना है, प्रतिशत कितने, परसेंट कितने बने, ग्रेड या श्रेणी आपकी कौन सी है, कौन से वर्ष में आपने पास किया, ऐच्छिक विषय कौन से थे। ठीक है, और कोर्स की अवधि कितने दिन थी, तो 10वीं क्लास की कितनी होती है, 12 महीने। और बोर्ड और विश्वविद्यालय का नाम, जैसे अजमेर, किसी जो अजमेर वाला अपना बोर्ड है आरबीएसई अजमेर, यहाँ पे लिख सकते हो। और प्रयासों की संख्या, लगभग सबने एक ही बार में 10वीं पास कर दी होती है, तो यहाँ पे क्या भरना है, 1 भरना। उसके बाद में 12वीं क्लास की डिटेल आ जाएगी, उसके बाद में स्नातक, बीए, बीकॉम, बीएससी की, उसके बाद में एमए, एमकॉम और एमएससी की आ जाएगी, और उसके बाद में आपकी बीएड की डिटेल, कितने आपके नंबर आए, कितने में से परसेंट कितने बने, श्रेणी या ग्रेड कौन सी है, कौन से वर्ष में पास किया। ठीक है, ऐच्छिक विषय क्या आपके रहे, जो भी आपके बीएड में विषय रहे वो लिखना है यहाँ पे। पात्रता परीक्षा, अब पात्रता परीक्षा आपने नेट दिया है या सेट दिया है या गेट दिया, जो भी आपने दिया है वो यहाँ पे आपको डिटेल भरना। अन्य कोई उपाधि या डिप्लोमा अगर आपके पास है, जैसे RSCIT है या और कुछ अगर आप भरना चाहो तो यहाँ पे आप भर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे और भी आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वो भी आप यहाँ पे भर सकते हो, डिटेल भर सकते हो। ठीक है, अब इंटर्नशिप अगर आपने किसी ने किया है तो यहाँ पे लिख सकते हो कौन कौन से आपने कितने दिन किया है, यदि लागू आपने की है तभी। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन विवरण, अगर आपने कोई भी मेडिकल काउंसलिंग या राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग के संबंध में किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उस संस्था का आप नाम लिखें, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, रजिस्ट्रेशन दिनांक, मान्यता अवधि और विशेष विवरण लिख सकते हो। और अगर आपके पास कोई अनुभव है पहले से, अगर आप किसी भी पद पे आपने काम किया, अस्थायी या स्थायी जो भी, तो आप यहाँ पे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अतिरिक्त विस्तृत सूचना के संबंध में
इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा है, यदि आपने पूर्व में देय की सूचना भिन्न कार्य किया है, जैसे देखो ये वाला, अगर आपने इसके अलावा कोई अनुभव आपने लिया है या कोई काम किया है तो वो यहाँ पे आप दर्शा सकते हो। ठीक है, अब बात आती है, देखो यदि आप संलग्न जो आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो प्रमाण सहित संबंध प्रावधान का उल्लेख करें जिसके अंतर्गत आप आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जाति प्रमाण पत्र जो आपका है जिसमें आप छूट मिलती है, क्योंकि आपको छूट किस बेस पे मिलती है, आपको ओबीसी के बेस में मिलती है, आपको एससी के बेस में मिलती है, आपको एसटी के बेस में मिलती है, तो इस प्रकार से वो आपको लगाना है। और अलग से अगर आपके पास कोई अनुभव है, पुरस्कार है, पदक है, विजय चिन्ह है, तो आपको वो क्या करना है, यहाँ पे पूर्ण विवरण देना है और साथ ही साथ उसकी क्या लगानी है, संलग्न कॉपी लगानी है हस्ताक्षर करके। और आपने कोई शोध किया है या कोई बुक प्रकाशित किया वो भी यहाँ पे डिटेल लिख दे, उसके साथ आप उसको संलग्न लगा दें। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लगभग सभी को खाली छोड़ना है। अगर किसी भी परीक्षा में आपको डिबार किया गया है तो वो यहाँ पे आप डिटेल भर सकते हो। उसके बाद देखो, जिसने भी यहाँ आवेदक द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करना है, यहाँ पे क्या करता है कि मैं एतद द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं या करती हूं कि इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां व संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, सत्य एवं संपूर्ण है। तो इस प्रकार से आपको करना है और यहाँ पे स्थान लिख देना है, जो भी आप आज का लिखना चाहो आज का लिख देना, और जिस दिन आपका दस्तावेज स्थापन हो वहां का स्थान लिख देना और दिनांक लिख देना। ठीक है, और आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर कर देना। ठीक है, और स्थान कौन सा लिखना है, आप जहां से आप रहते हो वही लिख देना। ठीक है, उसके बाद में देखो अब आती है संलग्न सूची। सबसे पहले आपको चाहिए 10वीं की मार्कशीट, यहां पे लिखना है आपका जारी क्रमांक और दिनांक आपको यहां पे लिखना है और संलग्न संख्या लिखनी है 1, 10वीं की मार्कशीट। उसके बाद में 10वीं की मार्कशीट के पीछे वाली साइड में जहां पे आपकी क्या होती है डिग्री, या आपने अगर 2012-13 से पहले अगर 10वीं किया तो आपको अलग से डिग्री मिलती थी, तो उस डिग्री की फोटोकॉपी आपको यहाँ पे संलग्न करनी है और 2 नंबर यहाँ पे लिखना है। अंक पत्र, उसके बाद में 12वीं की मार्कशीट लगानी है यहाँ पे, उसके बाद में 12वीं की उपाधि या डिग्री लगानी है। ठीक है, उसके बाद में स्नातक की जो आपकी डिग्री है वो यहाँ पे आपको अटैच करना है, जो आपकी मार्कशीट है तीनों वो अटैच करना है, और यहाँ पे आपको स्नातक में जो आपकी डिग्री मिली है वो यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद में एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी आपने किया उसकी 2 साल की मार्कशीट यहाँ पे लगानी है और यहाँ पे आपको उपाधि लगानी है। उसके बाद आपके पास अगर कोई अनुभव है तो वो लिख सकते हो। अन्य प्रमाण पत्र, अब अन्य प्रमाण पत्र में देखो जैसे आप लिख सकते हो जाति प्रमाण पत्र आप लगा सकते हो, इसमें मूल निवास आपको लगाना है, इसमें आपको जो भी आपके शपथ पत्र वगैरह जो भी आपके यहाँ आएंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको डिटेल भरनी है। जैसे अगर आपने कोई भी शपथ पत्र लगाया किसी शब्द में तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, खाली छोड़ना है, कार्यालय अपने आप भर लेंगे वो। अब देखो शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आपने कोई भी आपकी जो शिक्षा है वो फॉर्म की अंतिम तिथि तक आपने प्राप्त नहीं कर रखी थी, लेकिन आपकी परीक्षा होने से पहले आपने अर्जित कर ली थी, तो आपका जो भी अंतिम संस्था प्रदान रहा है उसकी यहाँ पे मोहर लगवाना है और सिग्नेचर करवाना है, और यहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, निवास, जो कि पद के लिए विज्ञापन में अंतिम तिथि आपको भरवाना है अपने इस भर्ती की डिटेल। ठीक है, और इसमें बता रहे हैं कि भाई इसने हमारी संस्था से ये डिग्री है वो तब तक प्राप्त कर ली थी, और यहाँ पे आपके साइन आ जाएंगे, इसी में भरना है, अलग से इसको नहीं निकलवाना। उसके बाद में देखो संक्षिप्त चेकलिस्ट यहाँ पे आपको दे रखी है, कार्यालय उपयोग हेतु है, ये आपको नहीं भरनी है, यहाँ पे लिखा है ना, तो आपको इसमें नहीं भरना है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे आयु सीमा में छूट वगैरह दे रखा है, 5 साल 6 साल जो भी आपको मिलता है वो दे रखा है, और लास्ट के अंदर क्या दे रखा है, ये भी क्या है, कार्यालय उपयोग हेतु, और यहाँ पे आपको हस्ताक्षर जरूर करने। उसके बाद में देखो यहाँ पे आपको हाँ या ना में आपको नहीं भरना है, केवल कौन भरेगा, कार्यालय वाले भरेंगे, और यहाँ पे वो हस्ताक्षर कर देंगे। अब बारी आती है अटेस्टेशन फॉर्म की। अटेस्टेशन फॉर्म क्या करना है, आपको खुद को भरना है, यहाँ पे आपका फोटोग्राफ लगाना है, जो भी नवीनतम फोटोग्राफ आपको लगाना है, और नवीनतम फोटोग्राफ लगाने के बाद में यहाँ पे आपका पूरा नाम आ जाएगा, कैपिटल लेटर में इंग्लिश के अंदर आप भर लेना। यहाँ पे आपके रोल नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे आपके मेरिट नंबर खाली छोड़ देना क्योंकि आई नहीं है, यहाँ पे आपका जहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस है वो लिखना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, पिन कोड आ जाएंगे। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, जो आपका स्थायी एड्रेस है जो आपके डॉक्यूमेंट में वो आप लिख सकते हो यहाँ पे, या दोनों जगह सेम एड्रेस आप लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश वगैरह से कहीं से पहले से रह रहे थे और अब इंडिया में आए हो तो भी यहाँ पे आप डिटेल भर सकते हो, तो शायद राजस्थान में से नहीं मिलते हैं। उसके बाद में इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि पर्टिकुलर प्लेस विद पीरियड रेजिडेंट, आपने अगर इस जो भी आपने एग्जाम वगैरह दिया उससे पहले कहीं पे भी अगर आप रहे हो आज तक, आपकी डिटेल बताना है कि मैं उस टाइम 1 साल रहा था, जो भी आप अगर बताना चाहो, आपका जो घर वगैरह आपने अगर शिफ्ट किया है तो वो एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे आपकी तहसील आती है या आपका जिला आता है राजसमंद, अब राजसमंद के अलावा आप जयपुर रहे हो अपने परिवार के साथ 2 साल तक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई हम 2008 से लेकर 2012 या 2010 तक हम कहां पर रहे, जयपुर में रहे। ठीक है, ये आप लिख सकते हो।
उसके बाद ये खाली भी छोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है भरना, ठीक है। फैमिली एड्रेस है, या आप इसमें सीधा लिख देना, जिन जो कहीं नहीं रहे ना वो क्या करना है, आपकी जन्म तिथि लगाना है यहाँ पे, और आज की जो डेट है, या आप दस्तावेज सत्यापन करवाने जब उस टाइम तक की डेट लगाना, और अपने जो भी आपका प्रेजेंट जो एड्रेस है ना वो लिख देना यहाँ पे कि भी यही रहे। सभी के लिए कॉमन ये कर देना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आएगी फैमिली डिटेल, इसमें आपके पिता का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी नेशनलिटी इंडियन है वो लगाना है कि कहाँ पे जो जन्म कहाँ पे हुआ वो लिखना है। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ इनका जन्म हुआ, मूल निवास वगैरह के बारे में पूछा है, ठीक है। और यहाँ पे उनका करंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे तो पोस्टल ऑर्डर पूछा है, सेम भर देना, परमानेंट एड्रेस और पोस्टल ऑर्डर यहाँ पे दोनों सेम भर देना। और जो भी यहाँ पे वो कोई भी काम करते हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपके माताजी के नाम आ जाएंगे, सारी डिटेल आ जाएंगी। यहाँ पे अगर आपके वाइफ या आपके हस्बैंड है तो वो आ जाएगा, ब्रदर आ जाएगा, जो भी आपका भाई है उनकी डिटेल, आपके बहन की डिटेल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि जो भी विवाहित है उनके पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है, तो उनके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है। जो आपका कहीं दूसरी जगह स्टडी कर रहे हैं, आपके पुत्र या पुत्री, जैसे किसी दूसरे कंट्री में आपके जो पुत्र या पुत्री है वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर देखो एज ग्रुप बड़ा हो जाता है, तो लगभग बच्चे होते हैं, तो उनके अगर आपके बच्चे के विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डिटेल भर सकते हो, अन्यथा खाली छोड़ देना। यहाँ पे ओन डिटेल मतलब खुद की भरनी है, आपके आधार कार्ड का नंबर लगाना है, भारतीय इंडियन लिखना है, आपको इंडिया से हो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपकी यहाँ पे। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट में जो एज है वो आपकी कितनी है, 1 जुलाई तक गिन रहे हैं ना इस बार, तो वो यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पे 10वीं के मार्कशीट के आधार पर आपकी उम्र कितनी होगी, क्योंकि ये तो सेम डेट ऑफ बर्थ वाली है। और यहाँ पे भरना है प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच, आप जहां पे आपका जन्म हुआ है, आपके जिला का नाम और आपके जो स्टेट का नाम है वो यहाँ पे लिखना है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू बिलोंग, कौन से जिले से और आप राज्य से बिलोंग करते हो वो लिखना है। और यहाँ पे आप यही सारी चीजें इसमें दी हुई है। यहाँ पे आपको धर्म लिखना है, जो भी आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे भरना है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल, जो भी आप अगर एप्लीकेबल हो तो यहाँ पे आपको लिख देना। अब एजुकेशन डिटेल लास्ट 15 साल की भरनी है यहाँ पे। अब देखो लास्ट 15 साल में ये हड़बड़ाहट नहीं करनी है कि मैं आज से कब कौन सी 15 साल की, जो भी आपने किया यहाँ पे 10वीं की लिख देना, ठीक है। 10वीं की लिख के 12वीं की लिख देना, उसके बाद में स्नातक लिख देना, बीएड की लिख देना, उसके बाद में आपने एमए एमकॉम किया वो लिख देना, बस इतना ही। डेट ऑफ लिविंग, अब देखो एंट्रिंग डेट कौन सी है, आपने जिस टाइम से आपने शुरू, अब ये जरूरी नहीं है कि अपना प्रॉपर डेट हो, आपको क्या करना है, सेशन कहां से शुरू होता है अपना 10वीं वाला, लगभग जुलाई से होता है, तो 1 जुलाई से कर देना, 1 जुलाई से। और लिविंग डेट कौन सी कर देना, जो आपके 10वीं के प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि है ना वो वाली कर देना, बस, ठीक है। और एग्जामिनेशन पास कब किया था वो। उसके बाद में 12वीं क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्नातक की इस प्रकार से आपको भरना है। अब बात आती है उसके बाद में, देखो आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपने कोई भी राज्य सरकार के अधीन या सेंटर सरकार के अधीन अगर आपने जॉब किए तो उसकी आपको यहाँ पे डिटेल भरना है, यहाँ पे कब से कब तक, ठीक है। ये सारी चीज इसमें भरना है। अब ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, अरेस्ट हुए हो या नहीं हुए हो, तो नहीं हुए हो आप, तो सारी चीजें आप आराम से भर लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो आपके जो भी नाइबर है, जो भी आपके पड़ोसी हैं, उनके 2 डिटेल यहाँ पे भर सकते हो। आपके चाचा ताऊ जो भी आपके हैं यहाँ पे 2 डिटेल रख देना। आपके भाई बहन जो भी है उनके 2 के क्या लिखना है, नंबर वगैरह और एड्रेस वगैरह और नाम वगैरह आपको लिखना है। यहाँ पे डेट आप डाल देना दस्तावेज सत्यापन के समय की, और प्लेस डाल देना आपका जो भी स्थान है वो, और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, नाम लिखना है, यहाँ पे आपके जो भी डॉटर है, वाइफ है, जो भी आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है, यहाँ पे प्लेस और यहाँ पे सिग्नेचर आपको करवाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भरने के बाद में आपका सारी चीज हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें भर के और सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको कहाँ जाना है, जो आपका दस्तावेज स्थान मिला है वहां पे आपको जाना है। कोई भी चीज समझ में नहीं है वो मेरे से पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी डिटेल मिलेगी। बाकी अब देखो जिनके नाम वगैरह में गलतियां हैं, कोई भी सर्टिफिकेट में नाम गलत है या आपका कोई भी त्रुटि हो गई है, तो आपको 50 रुपए का स्टाम्प लिखवाना है, जो आपके तहसील के अंदर लिखेंगे, जो नोटरी वगैरह करके दे देंगे, वो आप साथ ले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल फ्रेंडली नेचर का आपको स्टाफ मिलेगा, वहां पे आराम से सारी चीज बताएंगे। जो भी बॉक्स या जो भी स्थान समझ में नहीं आए वो खाली ले जाना, वो वहां पे आपको बता देंगे, वहां पे आप भर सकते हो या आप मेरे से भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद।